बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आप इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। आपने मेरे ही प्रोग्राम में तवातर से ये प्रेडिक्शन की है। आपने कहा है कि 2026 में हमें बहुत ज़्यादा दुनिया में नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफ़ात हैं, वो दिखाई देंगी। और जब ये साल शुरू होने वाला था, तो जो महकमा मौसमियात है, उनकी तरफ से इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। तो मैं भी बार-बार हैरान हो रहा था कि आप ये बात बार-बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो ज़ाहिर है, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात भी थी, आपने ज़ायचा देखा होगा, तो ज़ायचा देख के ही आप बता रहे होंगे। तो सर, बर्तानिया से खबर आई है, बताया जा रहा है कि बर्फानी तूफ़ान गोरीटी की वजह से वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की सबसे शदीद बर्फबारी हुई है और बता रहे हैं कि इस मर्तबा जो यूरोप है, जहाँ पे सर्दियाँ 100 साल की शदीद तरीन होंगी, यानी कि 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। सर, क्या आगाज़ हो चुका है? यूरोप के हवाले से भी बता दें और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन के हवाले से बता दें, क्योंकि 2025 ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत बुरा रहा था सैलाब की वजह से। दानिश भाई, बात ये है कि आगाज़ तो हो चुका है। आगाज़ इसलिए हो गया कि सारे मेजर प्लैनेट वाटरी साइन को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। वाटरी साइन के साथ एयर साइन भी है, तो तूफ़ान और ये जितना भी है, ये सब वाटर और एयर एलिमेंट की वजह से हो रहा है। और जहाँ तक यूरोप की बात रही, मैंने यूरोप की बात में शायद मैंने रशिया की बात की थी कि नेचुरल डिज़ास्टर के हिसाब से रशिया बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और यूरोप भी मेरे ख़्याल से नॉर्थ साइड पे आता है, तो ये डिस्टर्ब करेगा यूरोप। तो 100 साल और मे बी पॉसिबल 100 साल से ज़्यादा अगर कोई नया रिकॉर्ड बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वेदर अब आउटस्टैंडिंग जो है अपने रिज़ल्ट और करामात दिखाने वाला है। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, आप अनबिलीवेबल चीज़ें देखेंगे, वेदर के लिहाज से, वेदर की बात कर रहा हूँ और अनप्रेडिक्टेबल देखेंगे। ये तीनों चीज़ें आपके सामने आएँगी वेदर को लेके, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ये सब जगह पे एक बात याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी नॉर्मली सर्दियों का सीज़न होता है, जबकि सर्दियाँ एक्चुअली अब जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सटेंड होके यूँ समझिए कि मार्च अप्रैल तक चली जाती है और पीक सीज़न जनवरी से ही स्टार्ट होता है। तो अब आप देखेंगे कि सर्दियाँ इस साल बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में तोड़ेंगी। ओके सर। अच्छा सर, आपने ये बताया था रूस और यूक्रेन के हवाले से कि एक वक़्त आएगा कि यूक्रेन जो है, वो अपना एक बड़ा वसीअ हिस्सा जो है, वो खो बैठेगा और रशिया उस पे कब्ज़ा कर लेगा। अब रशिया ने सर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए हमला किया है यूक्रेन पे और ये वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल जो दफ़ाई तजज़ियाकार हैं वो बता रहे हैं कि उस वक़्त किया जाता है कि जब जंग अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाए और कोई मुल्क जो है फ़ैसला कुन हमला कर दे। तो सर, रूस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए हमला किया है यूक्रेन पे और कहा जा रहा है कि बड़े वसी पैमाने पे यूक्रेन में नुकसान पहुँचा है। तो सर, आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई जंग अब फ़ैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है? क्या हमें ऐसा कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है जिस तरह अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला करके वहाँ के जो सदर हैं उनको अरेस्ट करके अपने मुल्क में ले आए, उनके खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल तो दे दी है, दुनिया के सामने रख दी है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं दुनिया में। ज़ाहिर है और लोग भी ट्राई करेंगे, बड़ी पावर्स तो और भी मौजूद हैं। क्या रशिया इस तरह का काम करने जा रहा है? रशिया किसी को वो नहीं करेगा, जैसे पकड़ के ले आए। जो मैक्सिमम मुझे हालात दिख रहे हैं वो यही हैं कि रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन हारेगा और बहुत कुछ खो देगा। ये मेरे ख़्याल से तकरीबन मैं साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये बेहतरीन ऑप्शन ये है, यूक्रेन सरेंडर करे और इस चीज़ को ख़त्म कर दे। जो कुछ है उसको सँभाल ले, वरना ये भी जाएगा इनके हाथ से। और यही हो रहा है। आज 4 साल हो गए हैं, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सब कुछ होते जा रहा है। तो सितारे जो हैं सर, लॉन्ग टर्म वाले प्लैनेट के हिसाब से मूव करते हैं और जब मतलब जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु ये तकरीबन यूँ समझिए 18 महीने, 2.5 साल तक एक ही साइन में रहते हैं। और इनके एक साइन में रहने या उनके ट्रांज़िट करने से दुनिया में बहुत फ़र्क आता है। अब जैसे जुपिटर इस साल 3 जगहों पे ट्रांज़िट करेगा। अभी जेमिनी में है, फिर कैंसर में जाएगा मई, जून में, फिर अगस्त में ये लियो में ट्रांज़िट कर जाएगा। फिर वहाँ से लियो से फ़ॉल बैक करेगा। नॉर्मली ये होता था आज से 2 साल पहले, जुपिटर पूरा 1 साल एक ही साइन में रहता था।
अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसकी स्पीड इतनी है कि वो 3 साइन में ट्रांज़िट कर रहा है। तो सिचुएशन दुनिया की अब बदलेगी। हम जिस फ़ेज़ में चल रहे हैं, ये हमें पूरी तब्दीलियों के बाद ही छोड़ेगा। हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन के फ़ेज़ में, ये बात याद रखिएगा। कोई भी हो, पूरी दुनिया एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के फ़ेज़ में है 2020 से लेके 2030 तक। उसके बाद ही हम इन चीज़ों से एक नई दुनिया में एंटर होंगे, जहाँ पे हर चीज़ का रहना, सहना, बात करना, सब चीज़ बदल जाएगी। ये याद रखिएगा। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रज़ा शाह पहलवी जो ईरान के साबिक बादशाह रह चुके हैं, इंतकाल कर चुके थे जब वो यहाँ से चले गए मुल्क छोड़ के, और ईरान का इनकलाब आया, और रज़ा शाह पहलवी के बेटे ने आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान दिया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत करें और ईरान में जो मामला चल रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें। सर, यूँ महसूस होता है कि दोबारा से ईरान में हुकूमत का तख्ता पलटने का या रजीम चेंज की कोशिश की जाने जाएगी, क्योंकि अब वो जो लोग हैं, पुराने बादशाह का बेटा जो है रज़ा पहलवी, वो भी एक्टिवेट हो गया है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो यहाँ पे मुदाखलत करें। क्या उनके उनकी इस रिक्वेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई मुदाखलत करेंगे, और क्या ऐसा आपको दिखाई देता है कि रज़ा पहलवी दोबारा वापस आ जाए ईरान में, या ईरान में दोबारा कोई तब्दीली आ जाए, रजीम चेंज हो जाए? देखिए, रज़ा पहलवी के कहने से तो कुछ नहीं होगा, वो प्लान्स बने हुए हैं। सितारों की जो प्लानिंग होती है, वो बहुत पहले हो जाती है। तो जो प्लानिंग है, वो हो चुकी है, ये टाइम है एग्ज़ीक्यूट होने का, और इसमें मुझे रेजिम चेंज नज़र आता है। रेजिम चेंज के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और अगर ये रेजिम चेंज नहीं हुआ, तो यूँ समझें कि एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है ईरान, बहुत बड़ी जंग, जिसमें इसराइल, अमेरिका और ईरान सब आमने-सामने हो जाएँगे। बहुत क्लियर। सोहेल अफरीदी के हवाले से बड़ी ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो कराची का दौरा करने लगे हैं पंजाब के बाद। तो वो कराची पहुँच चुके हैं, और हैरानकुन बात ये है कि उनका इस्तकबाल पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े गर्मजोशी से किया गया, और इस इस्तकबाल के बाद पीपल्स पार्टी की जो तारीफ़ है, वो सोशल मीडिया पे पीटीआई के कारकुनान भी कर रहे हैं, और दीगर सियासी हलके भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कुशादा दिली का मुज़ाहरा किया और इस्तकबाल किया सोहेल अफरीदी का। तमाम तर इख्तिलाफ़ात को बुलाए ताक रख के उन्होंने जिस तरह उनको वेलकम किया, उसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है, नून लीग जो है, उस पर बड़ी शदीद तनकीद हुई कि उन्होंने सोहेल अफरीदी के साथ बड़ा बुरा रवैया रखा पंजाब में, और हाथापाई तक भी मामलात गए, उनका वेलकम बहुत बुरा किया गया, जिस पर उन्होंने कंप्लेन भी की सोहेल अफरीदी ने। लेकिन राना सनाना और पीएमएलएन जो है, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने भी बड़ा अच्छा वेलकम किया था, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आया। अब ज़ाहिर है, वेलकम जब आप करते हैं नज़र तो आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीएमएलएन किसी का वेलकम करे और नज़र ना आए, वो तो एडवर्टाइज़मेंट ही बहुत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि सोहेल अफरीदी जो वहाँ पहुँचे हैं कराची में, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो पीटीआई की तहरीक का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। क्या वो जलसा कर सकेंगे? और जो पीपल्स पार्टी ने जो वेलकम किया है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान मामलात आगे चल के कैसे होने वाले हैं? इस हवाले से भी बताइएगा। दानी भाई, ये तो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीटीआई का टाइम बदल रहा है, और उस वक़्त तो हमारे व्यूअर्स को भी यकीन नहीं था। इनफैक्ट आपको भी थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लग रहा था कि यार ऐसा हो नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके बरअक्स थी, अपोज़िट सिचुएशन में थी, और अभी भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्राउंड रियलिटी सही नहीं है, पीटीआई बाउंस बैक नहीं कर सकती। लेकिन अब आप खुद देखें, अब रियलिटी देखें आप, कि वो लोग जो इतनी तनकीद करते थे, इतनी तनकीद का निशाना बनाते थे, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो यही होती है सितारों की प्लेसमेंट। जब प्लैनेट आपकी फ़ेवर में आते हैं, अल्लाह के हुक्म से, तो फिर आप देखें कि आपके जो दुश्मन भी हैं, वो भी आपके सज्जन बन जाते हैं। और यही चीज़ इसके ऑपोज़िट होती है, जैसे ही आपके प्लैनेट आपके ऑपोज़िट चलना शुरू होते हैं, आपके अपने पराये बन जाते हैं। तो यही मैं आपको बार-बार बताता रहता हूँ कि प्लैनेट की गेम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि आपका फ़ेवरेबल कौन-सा टाइम है। अब अच्छी बात ये है कि इन्होंने फ़ेवरेबल टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोग अभी भी तनकीद कर रहे हैं सोहेल अफ़रीदी पे कि ये बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। मेरे ख़्याल से नहीं चल रहा है। जिस टाइम पे ये आए थे, मैंने आपको बोला था ये 1 डेढ़ महीना बहुत खतरनाक है, इसमें इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अच्छा ये हुआ, उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को पहले सँभाला, पार्टी के अंदर इन हुए, चीज़ें देखी, उसके बाद जो है वो एकदम से अब वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं।
ये जलसा डेफ़िनेटली तारीख का सबसे बड़ा होगा। अल्टीमेटली मुझे एक तारीख बताएँ कि ये तारीख कौन-सी है? लेकिन सोहेल अफरीदी कुछ करके दिखाएँगे, ये बात याद रखें। तारीख क्या है? किस दिन कर रहे हैं जलसा? सर तारीख का तो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। जब तारीख अनाउंस होगी तो आपसे बाकायदा उसका दायित्व भी जी, सुनवाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जी। ही करेंगे। उस टाइम पे फिर हम जायचा बनाएँगे और जहाँ तक दूसरी बात रही कि पीपल्स पार्टी एक्चुअली सियासत करती है। मैं आपको सही बताऊँ। ये एक्चुअली खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं सियासत के और मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम में ये बात की थी कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, मुझे नून लीग नज़र नहीं आती। अब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपको फ़ील हो रहा है, लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो क्लियर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी सियासत को सियासत की तरह लेके चल रही है। ओके सर। अच्छा सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा कि जब प्लैनेट्स आपके फ़ेवर में होते हैं, तो अपने भी जो हैं वो अ, अगर फ़ेवर में ना हो तो रूठ जाते हैं और फ़ेवर में हो तो गैर भी अपने बन जाते हैं। तो सर पीपल्स पार्टी अब जो है खुल के इस्तकबाल भी कर रही है पीटीआई का, और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो तारीफ़ भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन दूसरी तरफ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत के हवाले से जो अवाम की राय है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि महँगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के दादो-शुमार को दिखा के तो आप लोगों को मुतमिन नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकते। और आज सर अता ताड़र जो वो तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बड़ी ही गलत बात की, जिसको मैं बाकायदा ये कहूँगा कि घटिया बात की उन्होंने। उन्होंने बात ये की कि पीटीआई जो है, वो टीटीपी का सियासी विंग है। इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। सर, एक ऐसी जमात या एक ऐसी दहशतगर्द तंज़ीम, जिसको इंटरनेशनली तौर पे भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, एज़ अ टेररिस्ट जमात डिक्लेयर किया जाता है, तंज़ीम डिक्लेयर किया जाता है। उसके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ना, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको लोग इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट करते हैं और जिससे बल्ले का निशान भी ले लिया गया, उसके बावजूद उसने जीत के दिखाया इलेक्शन। उसको सर दहशतगर्दों की तंज़ीम के साथ जोड़ना, ये बड़ा अफ़सोसनाक है। तो सर कहते हैं कि जब आपने भी बताया अक्सर कि जब फ़ेवर में ना हो सितारे तो बंदे की मत मारी जाती है। क्या सर हुकूमत की अब मत मारी जा रही है कि वो इस तरह के फ़ज़ूल किस्म के बयानात दे रहे हैं? क्या देख रहे हैं फ्यूचर हुकूमत? मत मारी नहीं जा चुकी, वो ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब जो है एक्चुअल में प्लैनेट अपने रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, ये टाइम जो है ना सर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और सेंसिटिव को और ज़्यादा क्रिटिकल करने के लिए जो इक्लिप्स आने वाला है फ़ेब्रुअरी में, एक्चुअली धमाल वहाँ से आपको नज़र आएगी। पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया के मामलात हों, सब जगह पे एक एक्सट्रीम लेवल आपको जो है ना फ़रवरी से स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा, जो कि फ़रवरी से मार्च तक रहेगा और मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक फ़रवरी-मार्च बहुत डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर पॉलिटिक्स को लेके। ओके सर। अच्छा सर, ये भी आपने बता दिया, और दूसरा मुझे ये भी बताएँ कि बैरिस्टर सैफ ने अचानक एक सरप्राइज़ दिया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने लास्ट जो मर्तबा जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी। वो ज़िम्मेदारी ये थी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाई जाए, कोई मुज़ाकरात करवाए जाएँ, कोई ऐसा कोई रास्ता निकलवाया जाए जिससे मुल्क की सियासत में इससे काम आए। जबकि खान साहब का मौक़िफ़ दूसरी तरफ हम देखें तो वो शुरू दिन से यही है कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। सर, यूँ दिखाई देता है कि पीटीआई के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को और खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। क्या बैरिस्टर साहब भी उन्हीं में से हैं? क्या पीटीआई के दायचे में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो धोखा दे सकते हैं आने वाले दिनों? सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी बात पे इतना गौर नहीं करें। मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ मेजर कर पाएँगे। क्योंकि जो कमांड है या जो कैप्टन नया आया है ना, वो ऐसी किसी को कोई हरकत करने का अ, मौका ही नहीं दे सकता। ये बात आप याद रखिएगा, इनको बोलने का है। ये कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है बोलना, वो कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ से सुने, वहाँ से निकालें, नथिंग एल्स। इसके ऊपर बोलना बेकार है क्योंकि देखें, ये बातें पिछले साल अच्छी लग रही थी, समझ में आ रही थी। अच्छी से मुराद ये है कि रियलिटी से मैच हो रही थी। अभी इनका कोई सरोकार नहीं है, ये फालतू बातें, इनको इग्नोर करें बस। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक देते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में
ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।